जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। सॉरी हम इस दफ़ा थोड़ा-सा ये सेशन लेट कर रहे हैं और उसकी वजह ये है कि सैटरडे को जिस तरह आपको मालूम है, हयात बलोच शहीद के लिए एक मुज़ाहरा था। एक तो सब साथियों का शुक्रिया जिन्होंने मुज़ाहरे में पार्टिसिपेट किया, उसको मुनज़्ज़म किया और उसकी वजह से हमने अपने जो रीडिंग ग्रुप है वो सैटरडे से मंडे कर दिया और ये एक और भी लिहाज से एक इंटरेस्टिंग आज हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं क्योंकि जिस तरह से अथॉरिटेरियनिज्म बढ़ रहा है, जिस तरह से आमरीत बढ़ रही है, जिस तरह से जमहूरियत के जो वैल्यू हैं, जो कदरें हैं जमहूरी वो पीछे वो कमज़ोर पड़ रही हैं। वैसे ही मेरे ख़्याल ज़रूरत पड़ रही है कि हम आइडियाज़ को समझें कि जमहूरी आइडियाज़ हैं क्या, इसके पीछे फ़िलॉसफ़ी क्या है और साथ ही साथ आज मुनफ़रिद बात ये है कि हम आज कंज़र्वेटिव आइडियाज़ को पढ़ेंगे, यानी उन आइडियाज़ को जो कि आमरीत के हक़ में हैं। और इस सिलसिले में हम जिस राइटर को आज डिस्कस करने लगे हैं, हैरत है कि वो पाकिस्तान में इतना डिस्कस नहीं होता। हालाँकि बहुत सारे लोग आपको जो बात करते हुए मिलते हैं मिलिट्री की फ़ेवर में या आमरीत की फ़ेवर में, वो एक लिहाज से जो उसका अगर एक एक्सप्रेशन आपको नज़र आए तो कार्ल श्मिट के आइडियाज़ में आता है और कुछ लोग कह रहे हैं आवाज़ आहिस्ता है, आई होप आवाज़ अभी ठीक है, बेहतर है? चलें मैं ऊँचा बोलता हूँ, मेरा ख़्याल था आज मैं थोड़ा-सा आराम से बोलूँगा, लेकिन चलें मैं थोड़ा-सा फिर से ऊँचा बोलता हूँ। तो बहरहाल हम कार्ल श्मिट को पढ़ेंगे। ये एक जर्मन थेरिस्ट हैं, ज्यूरिस्ट हैं, पॉलिटिकल थिंकर। इन्होंने जो ज़्यादा अपनी राइटिंग्स लिखी हैं वो इंटर वॉर पीरियड में लिखी, यानी जंग अज़ीम, जो पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम के दरमियान में, और उसके बाद भी वो काफ़ी ज़्यादा लिखते रहे। एक बहुत इस वक्त बहुत बड़े थेरिस्ट माने जाते हैं। ज़ाहिर 1985 में फौत हो गए, लेकिन अभी भी इनकी राइटिंग्स बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती हैं और वेस्टर्न एकेडमी में तो बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती हैं। तो मैं थोड़ा-सा ज़रा बैकग्राउंड इनका बता दूँ, बल्कि इनसे ज़्यादा जो जिस तनाज़ुर में ये लिख रहे थे, मैं थोड़ा-सा आपको बैकग्राउंड बता दूँ। अच्छा, ये जो 19वीं सदी का टाइम है और आप एक तरह से 18वीं सदी से ले लें, जब हमने रूसो को पढ़ना शुरू किया, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फिर 19वीं सदी, अर्ली 20th सेंचुरी तक आइडिया ये था कि हम एक तरक्की के दौर में हैं, एनलाइटनमेंट की एज है। इवेंचुअली टू थिंग्स विल रेन, दो चीजें जो हैं वो जीत जाएंगी। एक है अकल, रीजन, और दूसरा है फ्रीडम, आजादी। इवेंचुअली मैन विल बिकम फ्री टू चूज रीजन एंड मैन विल बी रीजनेबल इनफ टू चूज फ्रीडम। यानी इंसान की इतनी अकल होगी कि वो आजादी की तरफ जाए और इतना आजाद होगा कि वो अकल की बिना पर अपने फैसले करे। ये जो सारा सिस्टम था, इसमें था कि अभी हम इस तक पहुंचे नहीं हैं, लेकिन हम जा रहे इसी सिमत में हैं, अकल की तरफ, आज़ादी की तरफ। यहाँ तक कि जो ब्रिटिश जैसे आए, हिंदुस्तान पे आके उन्होंने कब्जा किया, या फ्रेंच ने जाके बहुत जगहों पे कब्जा किया, वो भी यही कहते थे कि हम यहाँ पे लोगों को सिविलाइज करने आए हैं, यानी इनको अकल देने आए हैं। सो ये जो एनलाइटनमेंट का, रीजन का, रैशनैलिटी का आइडिया था, ये बहुत पावरफुल था 19वीं सदी। ये सारा आइडिया मुश्किल में पड़ जाता है जंग अजीम, पहली जंग अजीम की तरह। और उसकी जो वजह है वो ये है कि पहली जंग अजीम में यूरोप जिसका कह रहे थे कि जी ये तरक्की कर रहा है, ये रीजन की तरफ जा रहा है, ये प्रोग्रेस की तरफ जा रहा है, एकदम से पता चलता है कि असल में यूरोप इस वक्त एक एक बहुत ही खतरनाक किस्म की बर्बरियत उसके अंदर जन्म ले बैठी है। इस हद तक कि पूरी दुनिया को उसने धकेल दिया है मैदान जंग में। पूरी दुनिया को, द होल वर्ल्ड बिकेम अ थिएटर ऑफ वॉर। तो ये तो एक बहुत ही खतरनाक चीज हुई। और ऑलरेडी जंग अजीम से पहले नीचे जैसे लोग, जो फिलोसफर नीचे हैं, वो ये बात बार बार कर रहा था कि एक ये जो ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, ये देखने में बहुत इस वक्त लग रही है कि डेवलप हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, रीजन हो रहा है, लेकिन असल में जो तमाम इकदार हैं वो माशरे से ख़त्म हो चुकी हैं। ऑल वैल्यूज हैव एंडेड
और नई इकदार सामने आ नहीं पा रही, न्यू वैल्यूज कैन नॉट बी ट्रांसवैल्यूएट नहीं हम कर पा रहे। ये चीज फ्रॉइड ने लिखा सिविलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स में, कि यहाँ तक तो हमें हमें नजर हमें देखने में तो लग रहा है कि जी बहुत ही तरक्की याफ्ता माशरे हैं, लेकिन इसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक किस्म की बीमारी जो है वो जन्म ले रही है। और आपको ये चीज नजर आएगी एक तरह से लेनिन की व्हाट इज टू बी डन में भी, ये तीनों जो राइटर्स हैं ये एक ही टाइम पे तकरीबन लिख रहे हैं, और वो भी कह रहा है कि माशरा जो है तबाही की तरफ जा रहा है, और फिर आगे जाके इंपीरियलिज्म के ऊपर भी लेनिन लिखता है। लेकिन कुछ इंटेलेक्चुअल्स इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि हम असल में तरक्की नहीं कर रहे, हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। जब पहली जंग अजीम हो जाती है, बहुत बड़े पैमाने पर तबाही होती है, इंसानी तारीख की सबसे बड़ी जंग होती है, उस वक्त ये जो बिलीफ है, ये जो लोग कुछ लोग का मानना है इसके अंदर कि तरक्की हो रही है, वो बिलीफ खत्म हो जाता है। और फिर कोशिश ये की जाती है पहली जंग के बाद कि किसी तरह एक नया ग्लोबल ऑर्डर बनाया जाए, और उस ग्लोबल ऑर्डर के अंदर दो तीन चीजें जो हैं वो अहम है। पहली, कि आप किसी तरीके से हक खुद इरादियत जो है कौमों की वो तस्लीम करें, पहली बात। दूसरी चीज ये कि जो मुल्क हों वहां पे जो निज़ाम आए वो जमहूरियत का है, यानी जमहूरी अंदाज में हुकूमत इलेक्ट हो। मगर तीसरी और अहम बात ये कि वो जमहूरियत लिबरल हो, यानी उसके अंदर गारंटीज हों, प्रोटेक्शंस हों माइनॉरिटीज के लिए, उसके अंदर इदारे हों, उसके अंदर जो अभी हमने मोंटेस्क्यू में पढ़ा था सेपरेशन ऑफ पावर्स हो, रिप्रेजेंटेशन हो। क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू था पहली जंग अजीम के बाद, कि जो माइनॉरिटीज होंगी यूरोप के अंदर, उनका क्या बनेगा। तो वो पूरा एक उसके उस हिसाब से लीग ऑफ नेशंस एक पूरा एक इदारा बनता है, जो कि ये गारंटी देने की कोशिश करता है कि जो एक अगर मेरे मुल्क में कोई कुछ ग्रीक लोग रह रहे हैं और दूसरी तरफ टर्किश रह रहे हैं माइनॉरिटी में, तो मैं ग्रीक को प्रोटेक्ट करूंगा और टर्किश जो है वो ग्रीक को प्रोटेक्ट करेंगे अपनी टेरिटरी में। सो एक तरह से आप गारंटी दोगे कि माइनॉरिटीज दोनों मुल्कों में प्रोटेक्टेड रहेंगी। एंड दिस वाज द अरेंजमेंट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो इट वाज अ लिबरल डेमोक्रेसी, जिसके अंदर इदारे थे, जिसके अंदर इलेक्शन के साथ साथ ये था कि आप मेजॉरिटी ओपिनियन के ऊपर की बिना पर, यानी अक्सरियत की बिना के ऊपर जुल्म नहीं कर सकते, जबर नहीं कर सकते। आपको माइनॉरिटी ओपिनियन को भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी होना पड़ेगा, फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट भी होना पड़ेगा। ये जॉन स्टुअर्ट मिल का आप लोगों ने सुना होगा, वो बात वो है पुराना उससे फिलोसफर है, लेकिन उसके आइडियाज बहुत मकबूल थे। और वो ये कहता था कि माइनॉरिटी ओपिनियन जो है उसको आपको दिफा करना चाहिए उसका, क्योंकि अगर आप माइनॉरिटी ओपिनियन को ये कह के चुप करवा दोगे कि ये सच से जुदा है, तो फिर हो सकता है कल को जाके ये माइनॉरिटी ओपिनियन इसने सच बनना होता, इसमें कोई ऐसी बात होती, ऐसा कुछ सच होता जो आज हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है कुछ साल बाद हमें नजर आता। लेकिन अगर आप माइनॉरिटी उसको वहीं पे दबा दोगे तो कभी सच सामने नहीं आएगा। इसलिए डिसेंट एंड राइट ऑफ एक्सप्रेशन ये बहुत अहम है अगर आपने माशरे को आगे लेके जाना। ये जी सारे आइडियाज हो गए जिनकी बना पे एक पोस्ट वॉर पीरियड बना। पोस्ट वॉर, या जिसे अब हम कहते हैं इंटर वॉर, क्योंकि ये दूसरी जंग अजीम से पहले था, और इसका मकसद ये था कि इस तरह का अमन कायम हो, लोग इस तरह से आइडेंटिफाई करें इस सिस्टम के साथ कि लड़ाई झगड़े की गुंजाइश न बचे। अब हकीकत में क्या हुआ इंटर वॉर पीरियड में? हकीकत में ये हुआ कि जो सारा सिस्टम है इसकी बुनियाद 1925 26 27 तक कमजोर पड़ना शुरू हो गई। और ना सिर्फ कम्युनिस्ट तहरीकें बहुत मजबूत हो गई यूरोप के अंदर, और जो जो तीसरी दुनिया जिसे हम कहते हैं, या उस वक्त उस जमाने में कॉलोनियल वर्ल्ड थी, वहां पे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स बहुत मजबूत हो गई। बल्कि यूरोप के अंदर एक नई तहरीक सामने आ गई जिसका नाम था फैशिज्म।
और वो इतनी मजबूत हो गई कि उसने इवेंचुअली सारी जो लिबरल डेमोक्रेसीज की इंग्लैंड से बाहर उनको तबाह कर दिया। और वो फिर आगे जाके उसमें आप बड़े बड़े नाम आपको मालूम है, मुसोलिनी, हिटलर, स्पेन में फ्रांको, इसको नाथसीज्म भी कहते हैं। इसने आके पूरा जो पस मंजर था यूरोप का तब्दील कर दिया और फिर आगे आके दूसरी जंग अजीम का बायस बन गई जो कि 1939 में शुरू होती है। अब हम तारीख के ऊपर बहुत ज्यादा ज़ाहिर बात नहीं कर सकते, लेकिन इस पस मंजर को बताने का मकसद ये था कि कार्ल श्मिट इन सारी तजादात को जो उस वक्त हो रहे थे, उसको नजर आ रहे थे जर्मनी के अंदर, वो इनके बारे में सोचना चाह रहा था। और मैं यहाँ ये भी बताता चलूं कि वो कोई मार्क्सिस्ट थिंकर नहीं था, वो लिबरल थिंकर नहीं था, वो कंजर्वेटिव थिंकर था। और बाद में वो फाशिस्ट हो जाता है, प्रो हिटलर हो जाता है, प्रो नाजी हो जाता है। और इसलिए मैं उसको पढ़ाने का मकसद ये भी है, एक ये कि हमें सिर्फ अपनी मर्जी की चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए, हमें सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए, मुख्तलिफ जो नुक्ता नज़र और मुख्तलिफ नज़रियात हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा ये कि अगर आपको नाज़िज़्म से, फाशिज़्म से मसला है भी, तो आप तब तक उससे नहीं लड़ सकते, तब तक आप उस पे तनकीद नहीं कर सकते, जब तक आपको मालूम ना हो कि वो उसके अंदर अ, उसके उसकी वो सिस्टम है क्या, उसकी हैयत क्या है, उसकी नेचर क्या है। सो हम थोड़ा सा कार्ल श्मिट को इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो बताता है कि लिबरल डेमोक्रेसी की या डेमोक्रेसी के ऊपर जो तनकीद है फाशिस्ट की या आमदियत पसंदों की, वो क्या है। और आज ये इसलिए फिर से मकबूल हो गया कार्ल श्मिट कि जहां जहां जमहूरियत है इंक्लूडिंग वेस्टर्न डेमोक्रेसी, वहां पे आपको ट्रंप जैसे लोग नजर आ रहे हैं, हिंदुस्तान में आपको मोदी जैसे नजर आ रहे हैं, आपको उधर इंग्लैंड में आ रहा है बोरिस जॉनसन, उधर ब्राजील में बोल्सोनारो। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हकीकी जमहूरियत इस वक्त मौजूद है। इसके अलावा अगर आप इर्द गिर्द देखें तो यही हालात हैं जो मैंने बयान किए हैं। मैंने एफआईआर से बचना है, तो पाकिस्तान वाली चीज पे आप मेरे माइंड ना कीजिए मेरे कमेंट। तो बहरहाल ये इस वक्त सिचुएशन दुनिया भर में है, तो इसको समझने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं आप कार्ल श्मिट को पढ़ रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है जमहूरियत के साथ। और ये चीज कार्ल श्मिट ने उस जमाने में 1920s में लिख के कहा था कि ये बहरान बढ़ेगा, और ये बहरान जमहूरियत का, लिबरल जमहूरियत का एक उसका एक अहम जुज है। और अब हम आते हैं कि किन वजूहत की बिना पर उसे ये चीज लगती थी। यहाँ पे मैं तीन चीजों में अपना लेक्चर डिवाइड करूंगा, और हम इसको थोड़ा सा आज तेजी से करेंगे ताकि और फिर बाद में हम हो सकता है कुछ क्वेश्चन आंसर का टाइम भी मिल जाए। पहली चीज, उसको फर्क आता है कि वो फर्क देखता है उसमें जो प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है, जो प्रोसीजर्स हैं जमहूरियत के, और जो आइडिया है बराबरी का, इक्वालिटी का, नुमाइंदगी के जो तरीक़ेकार है, और जो नुमाइंदगी जो बराबरी का कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर उसको तजाद नजर आते हैं। और ये आप फिक्र ना करें, अगर मुश्किल लग रहा है मैं अभी इसको 1 मिनट में समझाता हूँ। तो पहली चीज ये है कि जो 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 इदारे हैं जो लिबरल जमहूरियत के, उनमें और अवाम में वो कहता है कि आगे जाके बड़ी तफरीक होनी है। दूसरी चीज जो उसको इंपॉर्टेंट लगती है वो ये है कि जमहूरियत इवेंचुअली एक तर्ज के एक नजरिए के लोगों, वो कहता है सिर्फ जमहूरियत उन जगह पे चल सकती है जहां एक तर्ज के लोग रहते हैं, एक नजरिए के रहते हों, या एक कौम हो। जबकि लिबरल जमहूरियत ये कहती है कि आपने तफरीक को यानी फर्क को या डिसएग्रीमेंट को साथ लेके चलना है। वो कहता है ऐसा मुमकिन नहीं है। तो जमहूरियत वही होगी जो मोदी की नजर आ रही है, हकीकी जमहूरियत वही है। सो दैट्स हिज आर्ग्यूमेंट। और तीसरी बात मैं जो फोकस करना चाहूंगा कि किस तरह इस, मेरे नजदीक कम से कम, श्मिट निशान जमहूरियत की जो कमजोरी है उसकी निशानदेही बहुत खूबसूरत तरीके से करता है।
लेकिन फिर जो वो फैसला लेता है, क्यों उसको वो फैसला फैशिज्म की तरफ लेके चला जाता है, और हम किस तरह से उसी तज्जिए को एक इस तरह से देख सकते हैं कि वो हमें किसी इनकलाबी रास्ते की तरफ लेके जाए या ज्यादा जमहूरी रास्ते की तरफ लेके जाए। सो हम इसके ऊपर अभी थोड़ी सी एंड में डिबेट करेंगे। तो ये तीन चीजें हैं। पहली चीज पे अब आते हैं जी। स्मिथ कहता है कि आपका जो जमहूरियत का कॉन्सेप्ट है, लिबरल डेमोक्रेसी का, वो ये है कि लोग आएंगे पार्लियामेंट के अंदर और वो आके डिस्कशन करेंगे और अकल की बुनियाद के ऊपर वो एंड में फैसला करेंगे कि यार क्या सही है हमारे लिए और क्या गलत। यानी पीएमएलएन का बंदा है, पीटीआई का बंदा है, पीपीपी का है, किसी और पार्टी का है, वो सारे पार्लियामेंट में बैठेंगे, वो कहेंगे यार हमें कन्विंस कर दो, अगर जो चीज सही होगी हम मान लेंगे। वो कहता है ऐसा तो नहीं होता। हकीकतन यानी असल में पार्लियामेंट के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और पॉलिटिकल पार्टीज का अपना वजूद होता है। पॉलिटिकल पार्टीज के अपने इंटरेस्ट होते हैं। वो वहां आके सिर्फ एक दूसरे से कन्विंस होने के लिए तो नहीं आई, वो एक दूसरे से बहस करने के लिए आए हैं अपने इंटरेस्ट की बुनियाद पे। तो वहां पे लड़ाई होगी। अगर किसी बात पे एग्रीमेंट होगी तो वो कॉम्प्रोमाइज होगा, वो सुली एग्रीमेंट नहीं हो सकती। तो पहली चीज वो कहता है कि प्रोसीजर के अंदर ऐसे है कि आपका ये जो आइडिया है कि हम जनरल विल सबको बना देंगे, सबको करीब ले आएंगे, वो ऐसे मामलात आसान नहीं है, क्योंकि हर बंदा, हर पार्टी, हर तंजीम अपना इंटरेस्ट लेके सामने आएगी और कोई आसान तरीका नहीं है उनको जोड़ने का, कॉम्प्रोमाइजेस हैं। इवेंचुअली दैट विल लीड टू करप्शन। मगर किसी असूल को सामने करना, लेकर जाना, वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतनी पार्टियां पार्लियामेंट के अंदर आप कैसे करोगे। और आहिस्ता आहिस्ता वो कहता है दो चीजें होंगी इसके अंदर। एक ये कि अगर आपने हकीकतन गवर्नमेंट को चलाना है तो आपको फिर छोटी छोटी कमेटियां बनानी पड़ेंगी, चाहे वो काबीना हो, उसके अंदर भी छोटी कमेटियां हो, उससे मुंसलिक छोटी कमेटियां हो, जहां पे फैसले जो होंगे वो पब्लिक नहीं होंगे, वो पर्दे के पीछे ही होंगे। तो आप वहीं पर आ गए जहां पे बादशाहत थी। आपने अपनी तरफ से तो इलेक्ट कर लिया एमएनए, आपने कहा मेरा नुमाइंदा है। अब उधर इस्लामाबाद जाके उस उसने फैसले करने हैं तो उसने तो कमेटी में बैठ के करने हैं, उसने पब्लिक में आके तकरीर सबके सामने तो नहीं फैसला करना कि जी मैंने, अगर हमने मंजूरी दी है अभी, आ, आ, आपको शायद मालूम हो, कल जो है वो मंजूरी दे दी गई है कि आप लोग को जो दवाइयां मिल रही हैं वो बहुत ही सस्ती हो गई हैं, तो इंशाल्लाह 1 सितंबर से दवाइयां महंगी होने लगी हैं। अब वो जहां पे ही फैसला हुआ है वो मेरे और आपके सामने तो नहीं हुआ, वो जिन्होंने करना था उन्होंने कर लिया, वहां उसकी कोई बहस नहीं हुई। और कहता है कि सब्सटैंशियली इसी तरह फैसले करने पड़ेंगे, यानी जो टेंडेंसी है, जो रुझान है, इवन इन दिस सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, वो आमरीत की तरफ ही है। पहली बात। दूसरी बात, और ये भी अहम बात है इसमें, वो ये है कि वो कहता है अगर आप पॉलिटिकल इक्वालिटी कर भी देते हैं, और यहाँ पे बड़ी वो मार्क्सिस्ट एक तरह से बात करें, हालांकि वो मार्क्स से बड़ी नफरत करता है, लेकिन आ, उसके आइडिया से एंगेज भी करता है। वो कहता है कि यार इवेंचुअली होगा ये कि अगर पॉलिटिक्स के अंदर आप फॉर्मल इक्वालिटी कर भी दोगे, लेकिन माशरे के अंदर जो है वो इनइक्वालिटी है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी फिर इकोनॉमिकली। इकोनॉमिक एलिट्स विल बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन इवन द पॉलिटिकल एलिट्स। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस हैं, वो सियासतदानों से भी ज्यादा अहम हो जाएंगे। तो उस जमाने में अभी अभी रियासतें मजबूत थी तो इस तरह की कॉरपोरेशंस नहीं थी जैसे आज है अमेजोन। उस जमाने की कोई अमेजोन नहीं है, उस जमाने में कोई गूगल नहीं है। लेकिन उसने उसी वक्त कह दिया कि यार ये चीज इधर रुकेगी नहीं,
इवेंचुअली ये अगर आप कंपटीशन को सियासत के अंदर रोकना चाहोगे या आप एक जाली किस्म की इक्वालिटी उधर लेकर जाओगे, तो वो फिर इनइक्वालिटी जो है वो बाकी जगहों पे बाकी जगहों पे अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, उसका आप क्या करोगे? आज अगर आप देखें तो अमेज़न, गूगल, फेसबुक, ये चंद हैं कंपनियां, और भी आप इस तरह की टॉप 100 कंपनियां लगा लें, वो अक्सर मुल्कों की हुकूमतों से ज्यादा ताकतवर है। वो जो फैसले करती हैं उनका इंसानी तारीख पे, इंसानी माशरे पे, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पे ज्यादा बड़ा असर होता है एज कम्पेयर जो पार्लियामेंट कर रहा होता है। पार्लियामेंट में बेचारे रोज ही तकरीरें कर देते हैं, बहुत कुछ कह भी देते हैं, और थोड़ी सी ट्विटर पे क्लिप चल जाती है, उसी पे सारे सेटिस्फाई हो जाते हैं। जबकि जो बड़े बड़े फैसले हैं वो ज़ाहिर मलिक रियाज के पास हैं, वो और हमारे जो बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलिंग में आगे आगे हैं कुछ इदारे, उनके पास हैं, बाहर की लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे कॉरपोरेशंस के पास हैं। सो सो ऑल ऑफ दिस इज पार्ट ऑफ द सिस्टम। बिल्कुल, वॉलमार्ट भी कोई कह रहे हैं, फैसल ऐसे ही है। सो ऑल ऑफ दीज डिफरेंट corporations become very powerful. तो कहता है कि ऑलरेडी जो सब्सटेंशियल पावर है पार्लियामेंट की वो खत्म हो जाती है, वो एक डिबेटिंग कॉर्नर बन जाता है। लोग देख रहे हैं, उसमें डिबेट्स चल रही हैं, ठीक है, वो तफरीह के लिए अच्छा है, मगर सब्सटेंशियल पावर खत्म हो जाती है। अच्छा जी, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। आई थिंक दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं, जहां पे वो कहता है कि आप जमहूरियत कर नहीं सकते, नाफिज नहीं कर सकते जब तक आप ये नहीं कहते कि कोई एक तरह के लोग हैं जिनके दरमियान जमहूरियत है, उनका कोई लेवल है। सो श्मिट जो है वो बड़ा क्लास कॉन्शियस है, लेकिन अमीर पर्सपेक्टिव से, कि हर अरे गहरे को आप पावर ना दें। कहता है कि अगर अगर हम आपका मान लें आर्ग्यूमेंट लेफ्ट का, मिसाल के तौर पे, या लिबरल्स का, या इनकलाबियों का, कि जी सबका सबकी आप सुने, डेमोक्रेसी असल ये है कि सब सब इलेक्ट करें, तो फिर अगर सब ये वोट डाल दें कि जमहूरियत नहीं होनी चाहिए, तो क्या वो हम मान लेंगे? तो मतलब अगर मेजोरिटी रूल है सिर्फ, तो उसके अंदर तो वो जमहूरियत के खिलाफ भी दे सकते हैं। तब आप खुद ये कहेंगे कि नहीं, देखें जी, आइन है, माइनॉरिटी राइट्स हैं, आप ये सारी चीजें डाल देंगे बीच में, फिर आप कहेंगे कि जी हमने पॉलिटिकली लोग को एजुकेट करना है, जब तक वो सही फैसला नहीं करते जो हमारी मर्जी का नहीं होता। जैसे आपको पता है जनरल ज़िया का, जब 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 वो कहते थे कि जी वो इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे, तो उनका एक मेरा मास्टर्स का थीसिस था 80s के ऊपर। तो मैंने उनका एक कोट पढ़ा। उन्होंने कहा कि मैं तब तक नहीं इलेक्शन करा सकता जब तक मुझे यकीन ना हो कि अवाम को समझ आ गई है कि सही फैसला कैसे करना, और सही फैसला ज़ाहिर है उन्हें उन्हीं को री इलेक्ट करना था। वो अवाम को समझ नहीं आ रही थी, एंड तक नहीं आई। लेकिन ये वाली टेंशन तो किसी, जब आप मैनेज कर रहे हो सिस्टम को, तो लाजमी आ जाती है। इससे भी बढ़ के वो कहता है कि यार, एक लोग हैं जिनका कल्चर बिल्कुल ही डिफरेंट है, जिनका मजहब बिल्कुल डिफरेंट है, जिनके तौर तरीके बिल्कुल डिफरेंट है, वो जब जमहूरियत के अंदर, एक सिस्टम के अंदर आएंगे, तो फिर आप फैसला कैसे करोगे कि आपने उसकी बात माननी है, उसकी बात माननी है? फिर तो जाहिर है सिर्फ कॉम्प्रोमाइज होगा, करप्शन होगी, असूल भी सारे पीछे चले जाएंगे। तो कहता है कि जमहूरियत अस्यूम करती है, लिबरल जमहूरियत खासतौर पे, कि देयर इज एन आइडेंटिफिकेशन बिटवीन द गवर्नर्स एंड द गवर्नड। उनके आपस में आइडेंटिफिकेशन है, यानी एक है। लेकिन अगर सब लोगों को आप हके वोट दे दोगे, आप सबको राइट टू वोट दे दोगे, तो फिर उनमें तो बहुत तरह के लोग आ जाएंगे। तो कहता है कि यार, लिबरल्स भी झूठ बोलते हैं जब वो कहते हैं हम हर किसी को वोट देना चाहते हैं। अगर सबको वोट देना चाहते होते, तो वो एग्जांपल देता है इंग्लैंड की। इंग्लैंड लिबरल जमहूरियत का एक तरह से उसकी नर्सरी है, सबसे पहली उसकी दर्स का। वहां पे
वो कहता है कि आज तक यानी 1920s में जो ब्रिटिश एम्पायर है उसके किसी भी बंदे को वोट का हक नहीं दिया। उस वक्त इंडिया भी ब्रिटेन का हिस्सा था। कहता अगर आपको इतना इतना यकीन है अवाम के अंदर और अवाम की सलाहियत के अंदर तो सारे इंडियंस को आप वोट का हक दे दो। आप इसलिए नहीं दोगे क्योंकि आपको पता है कि ताकत जो है वो लंदन से दिल्ली की तरफ चली जाएगी। तो कहता है ये मुनाफकत है, आप खुद मानना नहीं चाह रहे कि जो आपका कॉन्सेप्ट है जमहूरियत का, जिस किस्म का आप कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हो, वो कॉन्सेप्ट चल ही नहीं सकता। उसके अंदर जरूरी है कि एक मेजोरिटेरियन ओपिनियन बनाई जाए, और वो आप भी कर रहे हो। आप इंग्लैंड को प्रोटेक्ट कर रहे हो इंडिया से। गोरे जो हैं बहुत अरसे तक कालों से अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहे, मर्द अपने आप को औरतों से करते रहे। इन अदर वर्ड्स, एक्सक्लूजन हैज ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। एक्सक्लूजन हैज ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। आप कुछ ग्रुप्स को एक्सक्लूड करते हो इन ऑर्डर टू क्रिएट अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। और ये चीज आज हमें बड़ी शिद्दत से नजर आ रही है कि मिसाल के तौर पे जो आपका आप हिंदुस्तान में देख रहे हो या अमेरिका में देख रहे हो, जिस तरह का पाकिस्तान के अलावा अक्सर जगहों पे वहां पे यही मामला है कि वो कहते हैं कि आपकी जो शनाख्त होगी आपकी और रियासत की, वो एक होगी जमहूरियत के जरिए, जिसे मेजोरिटेरियनिज्म भी कहते हैं। उसके जरिए हम उस वो जो फासला है रियासत में और अवाम की शनाख्त में, उसको हम कम करेंगे। हम सबको हिंदू कर देंगे, सबको मुस्लिम कर देंगे, सबको अमेरिकन कर देंगे। और नेचुरली जब हम ये कोशिश करेंगे तो चंद ऐसे लोग जरूर होंगे जो कभी भी कौम का हिस्सा नहीं बन सकते, और जिनको कार्ल श्मिट ने आइडेंटिफाई किया था जर्मनी के अंदर, वो ज़ाहिर नाज़ी प्रोपेगेंडा के तहत ज्यूज थे, कि ये ज्यूज कभी भी हिस्सा नहीं बन सकते जर्मनी का, क्योंकि उनकी लॉयल्टीज जो है वो सिर्फ मुल्क के साथ नहीं है, और भी जगहों पे। आज मोदी मुसलमानों के बारे में ये कह रहे हैं। इसी तरह वहां पे स्याफाम लोगों के लिए अमेरिका में, या जो मैक्सिकन हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, उनके बारे में बात हो रही है। इसराइल जमहूरियत है, लेकिन बिल्कुल कार्ल श्मिट के मुताबिक जमहूरियत है, कार्ल श्मिट की तरह की जमहूरियत। उन्होंने जहां जहां फलस्तीन, उन्होंने बाय लॉ कर दिया डिक्लेयर कि मेजॉरिटी, इट विल ऑलवेज, इजराइल विल ऑलवेज रिमेन अ मेजॉरिटी जूइश स्टेट। तो जो फलस्तीनी उधर रह रहे हैं सिर्फ 15 से 20% को राइट टू वोट है, बाकी सारे जो है एक्सक्लूडेड है, और बाय लॉ कभी भी उनको जोड़ा नहीं जा सकता। सो ये एक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि जमहूरियत जो है वो इसके बजाय कि वो डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करे, कहता है असल में जमहूरियत की टेंडेंसी है चीजों को और टाइट कर देना, और जो शनाख्त का जो मामलात है उसे और ज्यादा पेचीदा कर देना, कि यानी सब पाकिस्तानी है, और हम वोट के जरिए साबित करेंगे सब पाकिस्तानी। और पाकिस्तानी होने का एक खास तरह का मतलब है जो चंद एक्सपर्ट्स डिसाइड करेंगे कि ये पाकिस्तानी है, और जो ये पाकिस्तानी नहीं होगा हम उसको उसको पाकिस्तान की जो हमारी पूरा डेफिनेशन है उससे बाहर कर देंगे, यानी वो गद्दार ठहरा। सो ही सेज एंड ही सपोर्ट्स इट। और यहां पे मैं तीसरे और आखिरी पॉइंट पे आता हूं। वो कहता है कि यार इसके बगैर, ये किए बगैर, लोगों को एक खास शनाख्त में डाले बगैर, यू कैन नॉट क्रिएट अ फंक्शनिंग नेशन स्टेट। तो हमें लड़ना पड़ेगा उन गद्दारों के साथ जो मुल्क को कमजोर करते हैं। हमें लड़ना पड़ेगा उन लोगों के साथ जो कि कभी कहते हैं हमें ये वाला राइट चाहिए, कभी वो वाला राइट चाहिए। और हमें एक पावरफुल सेंटर बनाना पड़ेगा जो कि एलिट्स चला रही हों, जो कि नुमाइंदगी कर रही हो कौम की, और जिसके पास ताकत हो मुश्किल फैसले लेने की। और क्योंकि जब हमने कह दिया कि
अवाम और रियासत एक है, नेशन स्टेट का मतलब है कि नेशन और स्टेट एक हो गए हैं, तो फिर हमारे पास ऐसी रियासत होनी चाहिए जो मुश्किल फैसला ले सके, जल्दी ले सके। ये एग्जैक्ट थिंकिंग है जो पाकिस्तान में भी मौजूद है और भी जगहों पे मौजूद है, कि एक सेंटर, मजबूत सेंटर, जो ऐसे फैसले करे कि अर्तुगरुल भी परेशान हो जाए कि यार इतनी ज्यादा तरक्की, एकदम से आप एक पूरा एक एम्पायर बना लो, और जो इसमें मसले डाल रहा है, जो इसमें बहस को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, वो कमजोर कर रहा है हमारे हमारी नेशनल विल को। तो कहता है ये जो गैप है बिटवीन द पीपल एंड द स्टेट, इसको खत्म किया जाए। दिस इज पार्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट दैट ही गिव्स। अब इसके बरक्स, अगर हम लेफ्ट के हवाले से थोड़ी सी मैं बात करूं खत्म करने से, कि बहुत सारे जो लेफ्ट के आज थिंकर्स हैं, और अगले हफ्ते हम उनको डिस्कस भी करेंगे, नहीं 2 हफ्ते बाद, शांटल मूफ मिसाल तौर पे एक हैं, एक लकलाओ एक हैं, और भी इस तरह के बहुत लोग हैं, वो श्मिट को पढ़ रहे हैं और बहुत सीरियसली पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो उसने 2-3 बातें की वो सच साबित हो रही हैं। जो जमहूरियतें हैं वो, उसके अंदर नुमाइंदगी का बहरान पैदा हो गया, लोगों की बात, उसकी नुमाइंदगी नहीं हो रही, पीठ पीछे या छुपे बंद कमरों में सारे फैसले हो रहे हैं बड़े बड़े। इसी तरह जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं या इकोनॉमिक पावर्स हैं, वो रियासतों से और पार्लियामेंट से बालातर हो चुकी हैं। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि एक एक शनाख्त का बहरान बन गया है हर जमहूरियत के लिए। हर जमहूरियत की कोशिश है कि किसी तरह मेजॉरिटेरियनिज्म इंट्रोड्यूस कराई जाए, मेजॉरिटी के नाम पे जो भी माइनॉरिटीज हैं उनको हटा दिया जाए रास्ते से, और उसकी वजह से जो इदारे मजबूत हो रहे हैं वो पार्लियामान से ज़्यादा मिलिट्री, इंटेलिजेंस और जो जो सख्ती करने वाले इदारे हैं, जिन्हें कोर्सिव एपरेटिस कहा जाता है, वो ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। जो हमारे यहाँ से जो लेफ्ट के साथी रखते हैं, जिस बात पे एग्री करते हैं श्मिट से, वो ये सारी चीजें हैं, और जहां से वो तनकीद करते हैं श्मिट पे, वो ये है, वो कहते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ जिसको हम कभी फ्यूचर में एक शख्स को पढ़ेंगे, बहुत बड़ा एक फलसफी है आजकल फ्रांस में, जिनका नाम है जाक गंसेर। मैं इधर लिख भी देता हूँ आप लोग के लिए। वो इसी आइडिया को लेके चलता है जमहूरियत के, कि जमहूरियत के अंदर आइडेंटिफिकेशन का बहुत मसला है, कि आपने एक करना है अवाम को और स्टेट को। कहता है लेकिन ये जो ख्वाहिश है एक करने की, ये जमहूरी ख्वाहिश नहीं है, ये असल में फाशिस्ट ख्वाहिश है, कि हम सब एक हो जाए, मतलब हमारी शनाख्त एक हो जाए, किसी असूल की बुनियाद पे नहीं, किसी 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 कॉमन जो इज्तमाही मफाद है उसकी बुनियाद पे नहीं, बल्कि सिर्फ इस बुनियाद पे कि मेरा रंग ये है, मेरी नस्ल ये है, मेरी ज़ात ये है, मेरा मजहब ये है। कहता है ये तो तबाह कर देगा। या श्मिट कहता है तालीम, अगर कोई ज्यादा तालीम याफ्ता है तो उसको ज्यादा पावर मिलनी चाहिए। कहता है ये तो फाशिस्ट थिंकिंग है, कि आप, फाशिज्म का मतलब ही ये है, टू क्रिएट होमोजेनिटी, यकसा कर देना हर चीज को। fascists hate multiplicity, दे हेट द फैक्ट के माशरे के अंदर इतने ज्यादा रंग क्यों है, एक रंग क्यों नहीं। उन्हें नफरत है इस बात से कि माशरे के अंदर मुख्तलिफ तारीख क्यों है, हर हर ग्रुप की, हर ग्रुप की एक ही तारीख क्यों नहीं हम नाफिज कर सकते सब पे। इसलिए फाशिज्म के अंदर ये बहुत ज्यादा एक रुझान है कि हमने सिंगल करिकुलम भी बनाना है, हमने तारीख को भी एक कर देना है किसी तरह, हमने अपना जो सेंटर है मुल्क का उसको भी मजबूत कर देना है, हमने जुबान को भी एक कर देना है, हमने अगर कर सके तो मजहब को भी एक कर देना है। यानी ये जो यकसा करने की कोशिश है हर चीज को, या हर चीज को मुकम्मल तौर पे हम आहंग करने की कोशिश है, ये फाशिस्ट सोच है, कि आप जो सारी तफरीक है, जो जो कुदरती है या तारीखी है,
उसको मिटा के एक एक ऊपर से रियासत की तरफ से हम आंगी पैदा करो और उसमें बहाना ये दो कि यार देखें लोगों ने वोट दिया है, मोदी को वोट दिया है, तो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपने मेजॉरिटी के जो इंपल्स है लोगों की उसको इस्तेमाल किया है माइनॉरिटीज को खत्म करने के लिए। लेकिन रामसेयर ये बात करता है कि इसी को आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो कि जमहूरियत असल में क्या है। जमहूरियत असल में है ही ये कि आप ये जो फर्क पैदा होता है रियासत के दरमियान और अवाम के दरमियान, जो जो गैप्स हैं, these gaps do not require stitching। इन गैप्स को खत्म करना जरूरी नहीं है, ये तो फाशिस्ट की ख्वाहिश है। इन गैप्स की बुनियाद के ऊपर अपने हकूक के लिए लड़ना ये जमहूरियत है। मिसाल के तौर पर मैं कहूं कि मैं बंगाली हूं, मैं बंगाली बंगाली बोलते हुए पाकिस्तान में रह रहा हूं, मेरा एक गैप बन गया स्टेट आइडियोलॉजी के साथ। लेकिन अगर मैं अपनी जुबान छोड़ के कहूं कि मैं ठीक है पाकिस्तानी रियासत कह रही है कि मैं बंगाली छोड़ दूं, तो फिर मैं फाशिज्म के आगे घुटने टेक टेक रहा हूं। जबकि हकीकी बात, हकीकी लेफ्ट बात ये होगी या प्रोग्रेसिव बात ये होगी कि आप ये कहो कि यार मेरे पास हक है बंगाली जुबान बोलने का और मैं फिर भी पाकिस्तानी हो सकता हूं, मैं फिर भी पूरे हकूक हो सकते हैं। यानी मैं जो दायरेकार है शनाख्त का, दायरेकार है हकूक का, दायरेकार है इवन इंसानियत का, मैं उसको वसी कर रहा हूं। मैं कह सकूं क्या मेरी पढ़ाई इतनी नहीं है, मैं किसान का बेटा हूं, मैं मजदूर का बेटा हूं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि मेरे लिए सारे फैसले जो होंगे वो कोई बहुत ही बड़ी कोई एलीट होगी जो कॉर्पोरेशन और ये सारे वो बहुत पढ़े लिखे हैं वो फैसले करेंगे। बल्कि मैं ये साबित कर सकता हूं कि मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने के लिए की सलाहियत रखता हूं। दिस इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज जब जिन लोगों को एक्सक्लूड किया गया है वो excluded, when the excluded assert their rights, this is what democracy is, this is when democracy begins। और ये सवाल आज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। मैं पिछले दिनों अपनी क्लास में भी बात कर रहा था। इसकी एक एग्जांपल देते हैं फिर हम इसे खत्म करते हैं। ये आप देखें, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होगी। रेफ्यूजी क्राइसिस जो यूरोप में बना, यूरोप के अंदर रेफ्यूजी क्राइसिस की वजह ये थी कि अमेरिका ने और यूरोप ने बहुत बमबारी की इराक में, लिबिया में, सीरिया में, पूरे पूरे मुल्क, पूरे पूरे माशरे तबाह कर दिए। उसके बाद लोग जब अपनी जान बचा के भाग रहे थे कि यार चले इन मुल्कों ने हमें जमहूरियत के नाम पे हमारे पे बमबारी की, तो अब हमें ये अपने मुल्क में आने दें, तो उनको समंदरों पे लोगों को, फैमिलीज को रोक लिया। आप लोगों ने सारी वो वीडियोस भी और वो पिक्चर्स भी देखी होंगी। बच्चे बेचारे, माँ बाप, बूढ़े, बच्चे, वो वहां पे डूब रहे थे। मतलब कई लोग बेचारे मारे गए, उनको अंदर नहीं आने दिया गया क्योंकि कहा कि यार अगर ये आएंगे तो फिर हमारी जो जो डेमोग्राफिक्स है वो बदल जाएगी। यानी हमें मुस्लिम, हमें अरबी बहुत सारे लेने पड़ेंगे और मुसलमान और हमारे इंटरनल, यानी ये जो कहते थे कि वो लिबरल जमहूरियत में यकीन रखते हैं, वो भी अंदर से कार्ल श्मिट वाले आइडियाज के निकले। उन्होंने क्या कहा कि यार हमें, हमारा सिटीजन को सिर्फ राइट है जिंदगी का, और वो सिटीजन जो है वो यूरोपियन उसे होना पड़ेगा कुछ हद तक। अगर हम उसको अपनी डेमोग्राफी बदल देंगे तो फिर हमारे वो राइट्स नहीं रहेंगे, हम माइनॉरिटी में चले जाएंगे। उन्होंने फिर गैप किसके दरमियान डाला, and this is a big problem all over the world. There's a growing gap between the idea of citizen, which is recognized by the state, and a human being who is not recognized by the state। जो शख्स सिटीजन है उसके तो चलो राइट्स हैं, लेकिन जो शख्स सिटीजन नहीं है उसकी हालत ये है कि वो अगर अपने बच्चों के साथ समंदर में डूब रहा भी हो तो उसका आप कह सकते हो कि यार हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हर गवर्नमेंट ये कह सकती है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं। And today, more and more people are becoming stateless, which means they are not just being excluded from citizenship, they are being excluded from humanity।
उनको इंसानियत और इंसानी जो ह्यूमन राइट्स है, वो बड़ी अच्छी रांची बात करता है कि जब ह्यूमन राइट्स उनको नहीं मिल रहे, इसका ये मतलब नहीं उनको राइट्स नहीं मिल रहे, उनको ह्यूमन होने ह्यूमन होने का जो टैग है वो नहीं मिल रहा। दे नॉट इवन फुली ह्यूमन इन दिस कंसेप्शन। इसका मतलब है वो बेचारे बेयारो मददगार जो हैं वो रह रहे हैं। और हम चूंकि रह रहे हैं एक क्लाइमेट चेंज के दौर में, हम रह रहे हैं एक हेल्थ क्राइसिस के दौर में, तो ये इस तरह के जो रेफ्यूजीज हैं, स्टेटलेस लोग हैं, इनकी तादाद में खदशा है कि इजाफा होगा आने वाले दिनों में। तो फिर हम क्या करेंगे? There will be a growing tension between this idea of a citizen recognized by the state and all these people who are excluded from citizenship. और श्मिट जहां पे कहता है कि बिल्कुल बहुत अच्छा है, इनको एक्सक्लूड करें क्योंकि इसी से हमारे अपने मुल्क बचेंगे, चाहे अफगान रेफ्यूजी हों उन्हें निकालें इधर से, उधर इंडिया वाले जो है बंगाली बांग्लादेशी रेफ्यूजीज को निकाल रहे हैं, अमेरिका जो है मैक्सिकन को निकालने की कोशिश कर रहा है, यूरोप जो है वो अरबों को बाहर रखने की कोशिश कर रहा है। दिस पॉलिटिक्स ऑफ एक्सक्लूजन इज एन इसेंशियल पॉलिटिक्स ऑफ आवर टाइम्स। उसके बरक्स रामसियर कहता है कि जब जब एक एक तारकीन वतन, जब जब एक रेफ्यूजी, जब जब एक माइनॉरिटी, वो तमाम ग्रोह जिनको एक्सक्लूड किया गया है, जिनको इंसानियत के दायरे से ही निकाल दिया गया है, जिनको सिटीजनशिप के दायरे से निकाल दिया गया है, जब वो अपने हकूक के लिए मुनज्जम होकर लड़ते हैं, तब जमहूरियत जिंदा होती है। यानी रानसियर के लिए जमहूरियत इलेक्शंस नहीं है, पार्लियामेंट नहीं है, फ्री मीडिया, ये वो सारी, कहते हैं ये तो सेकेंडरी चीजें हैं। जो हकीकी मतलब है डीमोस से है, आम लोगों से, जो हकीकी मतलब है कॉमनर का, हाउस ऑफ कॉमन्स जैसे ब्रिटिश में कहते हैं, तो मतलब वो शख्स जिसके पास कोई हक ना हो, कोई उसके पास टाइटल ना हो, कोई उसके पास प्रिविलेज ना हो, मां सवाए कि वो इंसान है, दैट पर्सन इज द सब्जेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी। वो शख्स है जो जमहूरियत को हकीकी मानों में असर्ट कर सकता है, वो है जो जमहूरियत के लिए लड़ सकता है। जमहूरियत जिंदा ही उन लोगों से होती है जो मार्जिनलाइज्ड है। पार्लियामेंट सेकेंडरी है, इलेक्शन सेकेंडरी है। हकीकी मानों में जमहूरियत वो लोग आगे लेकर जाते हैं जिनके पास, वो उसके लिए लफ्ज एक इस्तेमाल, वो एक फ्रेज इस्तेमाल करता है, पार्ट ऑफ नो पार्ट। दोज पीपल हु आर पार्ट ऑफ नो पार्ट, लाइक दे आर नॉट पार्ट ऑफ एनी प्रिविलेज्ड ग्रुप, बिजनेसमैन या बड़ा कोई बरादरी या कोई कोई सिंफ या कोई मजहबी ऐसा ग्रोह जो कि ताकतवर हो, वो इसका किसी का भी हिस्सा ना हो, लेकिन वो अपनी प्योर ह्यूमैनिटी की बुनियाद पे जद्दोजहद करें, वो लोग हैं जो जमहूरियत को जिंदा रखते हैं। और वो आप सोच सकते हैं आज के दौर में किसान हो सकते हैं, औरतें हो सकती हैं, वो आज के दौर में जो महकूम कौमें हैं वो हो सकती हैं, बहुत हद तक पाकिस्तान जैसी जगह पे तालिब इल्म हो सकते हैं, वो लोग जिनको काउंट ही नहीं किया जाता, पीपल हु आर नॉट काउंटेड। He says real democracy is not कि आपने वोट सिर्फ डालना है, real democracy is that those people who are not counted, they mobilize themselves to ensure that they are now counted. वो अपने आप को इस तरह मुनज़्ज़म करेंगे कि वो बावर करवाएं हुक्मरानों पे कि उनको काउंट किया जाए एज इक्वल सिटीजन्स। दैट इज द मोमेंट व्हेन डेमोक्रेसी एज अ प्रैक्टिस, एक अमल के तौर पे जमहूरियत जिंदा होती है, ना कि सिर्फ एक प्रोसीजर के तौर पे जिसमें आपने वोट डालना है, उसके बाद एमएनए की आपने शक्ल नहीं देखनी, एमपीए की नहीं देखनी है, वो अपना जो करेंगे करते रहेंगे दूर पड़े और आप मुश्किल हालात में रहेंगे। Organization, mobilization, demonstrations, these are the things that keep democracy alive. Anyway, so ये एक आज का हमारा लेक्चर हो गया। कार्ल श्मिट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर। इंटरवॉर पीरियड में फैशिस्ट थॉट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था, और जिस तरह मैंने कहा कि आजकल इसने बहुत कम बैक किया हुआ है, प्रिसाइसली बिकॉज दुनिया भर में फिर से अथॉरिटेरियनिज्म आ रही है, और बहुत सारे प्रोग्रेसिव लोग भी इसको पढ़ रहे हैं, नॉट टू agree with all his views, but to uh, but to actually
अंडरस्टैंड व्हाट इज रॉन्ग विद द एग्जिस्टिंग सिस्टम। बस मैं एंड में एग्जैब की एक बात से को रिस्पॉन्ड कर दूं कि एग्जाम्पल रियल डेमोक्रेसी का मुझे नहीं पता क्या है उस तरह से कि कोई सिस्टम, मगर जो रांची बात कर रहा है वो सिस्टम की बात नहीं कर रहा। और ये बात मार्क्स, मेरे जो अपनी रीडिंग है मार्क्सिज्म की भी, वो उसमें भी इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम से ज्यादा इट इज ऑफ, मार्क्सिज्म इज द नेम ऑफ क्लास स्ट्रगल, नॉन स्टॉप एंडलेस स्ट्रगल, जद्दोजहद तबकाती। इसी तरह जमहूरियत जो है वो एक अमल का नाम है, एक एक जद्दोजहद का नाम है। जब जब कोई किसान निकलते हैं किसी जगह पे लड़ाई लड़ाई के अंदर और अपनी जमीन का दिफा करते हैं, तो वो जमहूरियत है अमल के अंदर। जब कोई कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट अपने चाहे हरासमेंट के खिलाफ निकले या अपने यूनियन के हकूक के निकले या फीस के मसले पे निकले, या आजकल जिस तरह यूईटी के स्टूडेंट्स कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो उनका उनको उनके एग्जाम्स लिए जा रहे हैं कोविड के दौरान, तो वो जमहूरियत अमली जमहूरियत है। इसी तरह जो वर्कर्स जब अगर फैक्ट्री गेट के आगे लड़ाई लड़ेंगे तो वो अमली जमहूरियत है। इट इज अ प्रोसेस। डेमोक्रेसी इज नॉट, कैनॉट बी डिफाइंड एज सिंपली अ प्रोसीजर, जिस तरह मोंटेस्क्यू करता है या जिस तरह से मेडिसन ने किया। फॉर दीज पीपल इट इज एन एंडलेस प्रोसेस इन विच पीपल mobilize against those people who wish to marginalize and exclude others. It is, democracy is the name of the assertion of the excluded. Thank you very much. Next week हम आएंगे वेंडी ब्राउन, जो एक बहुत बड़ी थेरिस्ट हैं अमेरिका में, उनकी रीडिंग लेके। टेक केयर, खुदा हाफिज, और अपने सवाल मुझे जरूर इसमें लिख दीजिएगा जो भी हो। खुदा हाफिज।